हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में एक वैचारिक हलचल पैदा होती है, नवीन विचारधाराओं का विकास होता है। हमने देखा कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी है, औद्योगिक समाज को देखा, पूंजीवादी व्यवस्था को देखा कि किस तरह से उसमें मजदूरों का शोषण होता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से पूंजीवाद के प्रति उत्तर में समाजवाद जैसी विचारधारा डेवलप हो रही थी। समाजवाद के बारे में हमने कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध विचारों को देखा कि किस तरह से उन्होंने मजदूरों को एकजुट किया और कैसे एक समाजवादी विचारधारा प्रसिद्ध होती चली गई। इसी संबंध में यूरोप में कई संगठन बनते हैं, जैसे द्वितीय इंटरनेशनल, और वो मजदूरों के हितों के लिए कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये रूस के इर्द गिर्द, रूसी जो क्रांति हुई है 1917, उसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है। हम इस चैप्टर में ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से रूस, जो औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश था, कैसे वहाँ विश्व की पहली समाजवादी सरकार का गठन हुआ 1917 में। तो ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले रूस की कंडीशन देखें। 1917 की क्रांति से पहले यानी 20वीं शताब्दी में रूस की क्या स्थिति थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इसका फर्स्ट पार्ट आपने बहुत ध्यान से देखा, समझा, और जो प्रश्न मैंने पूछे उनका आपने आंसर दिया। इस पूरे वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपसे साथ साथ पूछती हुई चलूँगी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिख के बताना है। और अगर आपको किसी वीडियो पर, किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो आपको चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं। समय निकाल कर मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अब हम इस पाठ के निरंतर वीडियो निकालेंगे, तो आप इनको नियमित रूप से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और हाँ, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो रूस है उसमें ये समीकरण उल्टा हो जाता है। यानी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रूस किस महाद्वीप में स्थित है, और दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि 1917 की जो रूस की क्रांति हुई, तो वो क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या थे, उस समय रूस की स्थिति कैसी थी। क्योंकि किसी भी क्रांति के लिए एक दिन में पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती, ग्रेजुअली लोगों में असंतोष बढ़ता है। तो देखिए, हम इसके सामाजिक परिस्थिति को देखते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। यद्यपि जो रूस है वो औद्योगिक दृष्टि से तो पिछड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ समीकरण उलट चुका था। उसी बात को समझने के लिए हम इसकी सारी परिस्थितियों को जानेंगे। तो रूस में शासन व्यवस्था कैसी थी। अगर हम बात करें 1914 के लगभग प्रथम विश्व युद्ध तक, तो रूस की राजनीतिक स्थिति यानी यहाँ शासन का जो स्वरूप था वो था राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, ठीक है। और कौन राजा था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। जार निकोलस सेकंड यहाँ का शासक था। ये शासक कैसा था? ये एब्सोल्यूट यानी एक निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, मन मर्जी करने वाला एक शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। यानी एक तरह से शासन की नीतियों के विश्लेषण के बिना ही ये नीति निर्माण कर लिया करता था। पब्लिक वेलफेयर की तरफ इसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़, राजा की जो पत्नी थी जरीना अलेक्जेंड्रा, वो राजा को नीति निर्माण करने के लिए मोटिवेट करती थी। उसकी राय पर राजा नीति निर्माण करता था, पहली चीज़। दूसरा, एक सेंट था, एक ढोंगी संत, हिपोक्रेट सेंट रासपुतिन। उस ढोंगी संत रासपुतिन के प्रभाव में वो रानी थी। यानी
रासपुतिन जो है उसके प्रभाव में राजा की पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा थी, वो उसका सम्मान करती थी। रासपुतिन की कही गई जो राय हैं, जो सलाह हैं, वो राजा को देती थी और इस तरह से राजा उन बातों को मानता था। यानी कुल मिलाकर रासपुतिन के जो नियम हैं वो रानी से होते हुए राजा तक पहुंचते और राजा उनके ऊपर नीति निर्माण करता। यानी कुल मिलाकर राजा दूरदर्शी नहीं था, खुद स्वयं निर्णय नहीं लेता था, नीतियां बेहतर नहीं थी। दूसरी चीज, राजा कैसा था? निरंकुश था। निरंकुश मतलब राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय संसद, जैसे ड्यूमा, रूस की राष्ट्रीय संसद को ड्यूमा कहा गया। जैसे हर देश में मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों का समूह होता है, संगठन होता है जो नीति निर्माण में मदद करता है, इस तरह का यहाँ कोई संगठन अस्तित्व में नहीं था इस समय। यानी राजा अपनी मर्जी से निर्णय लेता था। ठीक है। तीसरी चीज, राजा जो है वो महत्वाकांक्षी था और राजा ने एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर विस्तार कर रखा था, एक बड़े भूभाग पर अपना रूसी साम्राज्य स्थापित कर रखा था। तो आप देखिए, ये आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये लगभग आपको ये रूस की बाउंड्री दिखाई दे रही है कि कहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है। इधर हम बात करें इस तरफ, तो पूर्वी जो यूरोप है उसके जो क्षेत्र हैं, लिथुआनिया, लातविया, इन सब क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा था। अगर हम दक्षिण में बात करें तो ये जो मध्य एशिया तक ये पूरा जो क्षेत्र है इसको उन्होंने अधिकार कर रखा था। और अगर हम तीसरी बात करें, ये काला सागर जो है ये देखिए इसकी दक्षिणी सीमा बना रहा है। और इधर हम बात करें पूर्व में, तो यहाँ प्रशांत महासागर तक पूरा क्षेत्र विस्तृत था। साथ ही उत्तर में पूरे स्थलीय भाग को रूसी साम्राज्य में ही शामिल किया हुआ था। यानी एक बहुत ही विशाल क्षेत्र पे साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, जिसमें वर्तमान के जो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, इस तरह के सारे देश शामिल थे। और अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो इसमें जॉर्जिया, अजरबैजान जैसे पूरे जो क्षेत्र थे। ठीक है। और प्रशांत महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तक साम्राज्य विस्तृत था। यानी कुल मिलाकर एक विशाल साम्राज्य पे शासन स्थापित कर रखा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी सीमाओं का विस्तार करें, विशाल साम्राज्य की स्थापना करें, लेकिन विजित क्षेत्र में बेहतर शासन देना भी आपका दायित्व है, ताकि वहाँ की प्रजा आपको एक्सेप्ट कर सके, आपसे संतुष्ट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं था। जार ने जबरन अपनी रूसी भाषा, संस्कृति सब इन नव विजित क्षेत्रों पर थोप रखी थी। इन क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को ज्यादा कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। साथ ही साथ जो जार है, चूंकि महत्वाकांक्षी था, अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा था, तो 1905 में जब इधर जापान जो है, जब वो साम्राज्य विस्तार करने में लगा था 4-5 में, तो रूस उसे रोकने की प्रयास में रूस और जापान में युद्ध होता है और रूस हार जाता है। इतना बड़ा देश छोटे से जापान से हार जाता है। इससे जो रूस है उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचती है। रूस की जो आंतरिक कमजोरी है, जो शासन की कमियां हैं, वो प्रजा के सामने स्पष्ट होती हैं और धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ता है, प्रजा अपने सुधारों की मांग करती है। ठीक है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो चूंकि एक इतने लंबे चौड़े क्षेत्र पर अधिकार था, तो एक कई धर्मों के लोग इस साम्राज्य में रहते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी की यहाँ कई शाखाएं थी ईसाई धर्म की, जैसे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में बहुमत में रहने वाले जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी की एक शाखा थी, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, उसी को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते थे। ठीक है। ये आपको पूरा साम्राज्य दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर जार ने शासन स्थापित किया हुआ था। अब आइए हम इसकी सिचुएशन देखते हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक दृष्टि से हमने देख लिया कि राजा बिल्कुल अयोग्य था, नीति निर्माण में असक्षम था, नीतियों से प्रजा खुश नहीं थी, साम्राज्य बहुत बड़ा था, साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, आंतरिक उनको संतुष्टि नहीं प्रदान कर पा रहा था, नीतियां बेहतर थी नहीं, कोई राष्ट्रीय संसद के ये अधीन नहीं था, मन मर्जी करता था। यानी राजनीतिक दृष्टि से हमने देखा। अब हम देखें आर्थिक दृष्टि से इसकी स्थिति कैसी थी। आर्थिक दृष्टि में हम बेसिकली दो चीजों को लेके चलते हैं, उद्योग और कृषि।
ठीक है। तो सबसे पहले हम उद्योगों को देखें कि उद्योगों की संख्या बहुत कम थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, रूस में उद्योगों की संख्या कम थी। प्रारंभ में देखें तो बहुत ही कम औद्योगिक क्षेत्र थे। केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही कुछ औद्योगिक क्षेत्र थे और मैक्सिमम उत्पादन हाथों से होता था, वर्कशॉप्स में होता था और कारीगर करते थे। धीरे धीरे कल कारखाने बन रहे थे, स्थापित हो रहे थे। 1890 के दशक में कारखाने धीरे धीरे बन रहे हैं और जब कारखानों का विस्तार हो रहा है, औद्योगिकरण जो है वो यूरोप में रूस में बढ़ रहा है, तो देखते देखते रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और विदेशी पूंजी का भी निवेश बढ़ रहा है और धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति होती है और इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि कोयले के क्षेत्र में दुगुनी और स्टील के क्षेत्र में 4 गुना तक वृद्धि देखने को मिलती है और धीरे धीरे हाथों से काम करने वाले लोगों की संख्या के बराबर ही कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या हो जाती है। मीन्स धीरे धीरे कारखानों की संख्या बढ़ रही है। अब हम देखते हैं इन कारखानों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। तो हम देखें मजदूरों की स्थिति कि काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी स्थिति क्या थी, क्या वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे या क्या था। तो जिन भी कारखानों में मजदूर काम करते थे वे प्राइवेट ओनरशिप में थे, यानी निजी मालिकाना हक, किसी एक व्यक्ति के अधीन कारखाना था। सारा मुनाफा वो व्यक्ति अपनी जेब में डालता था। मजदूरों के काम के घंटे बहुत अधिक थे, समय समय पे घंटों को बढ़ा दिया जाता था और वेतन बहुत कम था। कार्य स्थिति बहुत खराब थी। गांवों से लोग शहरों में आ चुके थे पर शहरी प्रबंधन ने कभी उनके आवास और साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया था। तो इस प्रकार जो मजदूर थे उनकी स्थिति दयनीय थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वेतन कम होने के कारण परिवार के अधिकांश लोग जो हैं वो काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कारखानों में और इस तरीके से पूरा जो परिवार है वो कारखाने में ला खड़ा कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका वेतन जो है वो परिवार के बेहतर गुजारा चलाने में कम साबित हो रहा है। कई कई बार जो सरकार है, सरकारी विभाग है, उसके द्वारा भी फैक्ट्रियों पर निगरानी रखी जाती थी कि यस उनके काम के जो घंटे हैं जो निश्चित किए हैं सरकार ने, समय समय पे उनका पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी इसका कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला और लगभग काम करने वाले जो लोग हैं उनके काम के घंटे बताए हैं 15-15 घंटे तक, और यानी जो कारीगर हैं हाथों से काम करते हैं वो लगभग 15 घंटे तक और जो कारखानों में काम करने वाले हैं वो लगभग 10 से 12 घंटे तक और कभी कभी 15 घंटे तक भी उन्हें काम करना पड़ता था। अगर हम उनके आवास की बात करें तो हाँ ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की जा रही थी लेकिन वो अपर्याप्त थी, नगण्य थी। कुछ कमरे जैसे यानी एक कक्षीय जो घर होते हैं इस तरह के कुछ व्यवस्था थी। साथ ही साथ डॉर्मेट्री की व्यवस्था थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हॉस्टल की तरह, जहां वो मजदूर अपना गुजारा चलाते थे। यानी कुल मिला के उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वो उस सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। कई बार महिला मजदूरों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो मजदूर थे वो सामाजिक स्तर पर बंटे हुए थे। कैसे? जैसे जैसे औद्योगिकरण की सूचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे। ठीक है, जब शहरों में रोजगार नहीं मिलता तो कुछ लोग तो शहरों में ही दूसरा काम ढूंढ लेते और कुछ पुनः अपने गांव आज चले आते थे। तो इस तरीके से जो मजदूर हैं वो भी बटे हुए थे। कुछ जो है मूल रूप से गांव से जुड़े हुए थे, अभी गहरे संबंध थे, और कुछ स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। अगर हम बात करें स्किल की, दक्षता की, तो कुछ जो मजदूर हैं वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में हुनरमंद थे, यानी स्किल्ड थे, कुशल थे, और कुछ सामान्य काम करते थे, तो उनकी योग्यता दक्षता में भी फर्क था। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाएं कामगार भी थी, चूँकि परिवार के सभी लोग कारखाने में आ चुके थे अपने आजीविका के संचालन के लिए। तो महिला मजदूरों की संख्या लगभग 1/3 थी, यानी 31% जो कामगार थे उनमें 31% महिलाएं भी थी। ठीक है, और जो उनका वेतन है वो पुरुषों की तुलना में बहुत कम था, आधे से लेके 3/4 तक, यानी उन्हें कम वेतन दिया जाता था। और अगर हम अंतर देखें तो उनके पहनावे और व्यवहार में भी पुरुष कामगार की तुलना में अंतर होता था। तो ये कुछ हमने अंतर देखे।
इवन मजदूरों में ये अलग अलग अंतर होने के बावजूद भी जब कभी मजदूरों को किसी समस्या का सामना करना पड़ता या कारखाना मालिक गलत ढंग से उन्हें निकाल देता था, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मजदूरों ने अनेक संगठन बनाए ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें, ताकि उनकी आर्थिक संकट से निकलने में मदद कर सकें, ताकि उनके हितों को पूरा करवाने में मदद कर सकें और संगठित रूप से अपनी मांगों को रख सकें, कारखाना मालिकों पे दबाव बना सकें। तो इस तरह से इन सब विविधताओं के बावजूद भी वो एकजुट खड़े दिखाई देते थे और आए दिन वो हड़तालें करते थे अपने ही कारखाना मालिकों के खिलाफ। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में धातु और कपड़ा उद्योग में इस तरह की हड़तालें होना आम बात हो चुकी थी। यानी ये इस बात को शो करता है कि मजदूर अपनी कार्य स्थिति, कारखाना मालिक और उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। आइए अब हम देखते हैं इकोनॉमी का दूसरा हिस्सा यानी कृषि। जहां तक हम बात करें कृषि का, तो यूरोप यानी रूस की 85% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर थी। अगर इसका कंपैरिजन हम यूरोप के बाकी देशों से करें तो उनसे ये समीकरण बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो बाकी देश हैं, जर्मनी और फ्रांस, इस तरह के जो देश हैं, वहाँ कृषि पे निर्भर लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। अधिकतम अगर हम बात करें तो अधिकतम 50% लोग ही होंगे जो कृषि पे डिपेंड होंगे। इसके विपरीत रूस में लगभग 85% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर थे। और यहाँ के जो किसान थे वो ना केवल अपने लिए इनका अनाज का उत्पादन करते थे, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी अनाज का उत्पादन करते थे। रूस एक बड़ा निर्यातक देश था। अब हम किसानों की स्थिति देखें। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो खुद खेती करते थे किसान जो थे, उनके पास अपनी ज़मीनें बहुत ही छोटी जोतें थी, बहुत ही छोटे खेत थे। ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो राजतंत्र यानी राजा, चर्च और बड़े बड़े सामंतों के अधीन था। किसान चाहते थे कि ये जो लोग कृषि स्वयं नहीं करते, इनके पास इतना बड़ा भूभाग कृषि का होना उचित नहीं है। किसानों का इसमें वितरण कर देना चाहिए, ज़मीन इनसे लेके किसानों को बांट देनी चाहिए। अगर हम किसानों की स्थिति देखें तो यूरोप के किसानों की भांति रूस के किसान थोड़े अलग थे। कैसे? जैसे मजदूर बटे हुए थे, किसान भी बटे हुए थे। ठीक है, कुछ किसान धार्मिक प्रवृत्ति के थे और किसान जो हैं उनके अपने लैंडलॉर्ड से, सामंतों से बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, बहुत ही कटु रिलेशन थे। अगर हम यूरोप की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसानों ने अपने नवाबों की जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इसके विपरीत रूस के जो किसान थे वो अक्सर अपने नवाबों पर हमला कर देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। और इस तरह की हत्या की घटनाएं हमें रूस में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। किसान चाहते थे कि नवाबों से ज़मीन छीन कर किसानों में बांट दी जाए। क्यों? क्योंकि रियल में कृषि कार्य तो किसान ही करते हैं, तो क्यों ना वो ज़मीन है वो भी किसानों को बांट दी जाए और इन पर जो लगान आदि अनावश्यक कर लगाए हैं उनको हटा दिया जाए। अब रूस के किसानों की एक मेन विशेषता थी, वो समाजवादी प्रवृत्ति के कुछ इतिहासकार इन्हें मानते हैं कि ये जो मिलजुल कर चलते थे। कैसे? ये समय समय पर अपनी जो ज़मीन है उस ज़मीन को मीर या कम्यून यानी एक तरह से समुदाय को सौंप देते थे और जो कम्यून है वो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब पर किसानों में ये ज़मीन बांट देता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रूस की जो आर्थिक स्थिति है, यानी चाहे वो मजदूरों की है चाहे किसानों की है, दोनों ही वर्ग मजदूर और किसान सरकार की नीतियों से, कारखाना मालिकों की नीतियों से, नवाब सामंतों की नीतियों से असंतुष्ट हैं। साथ ही साथ जो जार है, जो शासक है, जार निकोलस द्वितीय, उसकी नीतियां भी असंतोषजनक हैं, दूरदर्शी हैं। तो पूरी प्रजा में असंतोष है, वो सुधारों की मांग कर रही है। साथ ही साथ राजा जो डिसीजन लेता है उस पर अंकुश लगाने वाली अभी कोई संस्था को मान्यता नहीं दे रखी जार ने। तो इस प्रकार
हम देखें 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में अगर रूस की स्थिति तो बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है। प्रजा जो है वो असंतुष्ट है जार की नीतियों से, और यही सब परिस्थितियां हमें ये समझने में मदद करेंगी कि कैसे 1917 की रूसी क्रांति घटित होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक देखा है जिसमें हमने 20वीं शताब्दी में रूस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप इसे देखें, समझें, अपने मित्रों से शेयर करें, इसका लाभ उठाएं। और मैंने जो इन आपसे सवाल पूछे हैं उन सब का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। एक सवाल और है कि जो रूस है उसकी राष्ट्रीय संसद को क्या कहा गया है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आप इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस कोविड में सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।